कैनोविट है, इसकी आधारशिला और इसका उद्देश्य क्या है, आखिर हम सब की जिम्मेदारी क्या है। यदि हम सब ये सोचने लगे कि हमने भी तो कुछ पाया है ना किसी से, तो देना भी तो है। और प्रकृति में तो हर चीज देती है, प्रकृति हर चीज देती है। सूर्य के उगने से लेके और नदियों के बहने से लेकर हवा तक सब कुछ दे ही तो रहे हैं। तो हमको सिर्फ पाना ही नहीं है, देना भी है। तो अक्सर करके प्रयास करने वालों के मन में एक संदेह रहता है कि कर तो रहा हूं। अब जैसे मैं अधिकारियों को भी प्रमोट करता हूं कि भाई आप भी आगे बढ़ो, आप भी किसी की मदद करो। तो बहुत से लोग ऐसे मिलते भी हैं जो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता यार, मैंने उसको पढ़ाया था, वो पढ़ा ही नहीं, मैंने उसको नौकरी लगा दी, उसने करी नहीं। मतलब कुछ ना कुछ निगेटिव बातें लोग अक्सर करके कहते हैं। तो मैं छोटी सी कहानी, और इस कैनोविट के पीछे की उद्देश्य भी इस कहानी के पीछे है कि जब बात तब की है जब लंका पर पुल बन रहा था, भगवान राम खड़े खड़े देख रहे थे हो क्या रहा है। तो हनुमान जी जैसे बड़े बड़े पहाड़ ला रहे थे, और भी वानर अपने अपनी क्षमता के हिसाब से पत्थरों को ला रहे थे। एक छोटी सी गिलहरी थी, बार बार पानी में जाती, बालू लपेटती, फिर पुल पर जाती, पत्थरों के बीच में झाड़ आती, फिर पानी में जाती, फिर बालू लपेटती, फिर पत्थरों के बीच में जाके झाड़ आती। जब घंटों हो गए, भगवान ने बुलाया गिलहरी को, पूछा क्या कर रही हो। गिलहरी ने कहा प्रभु जिस पुनीत कार्य के लिए आप चले हैं आगे, उसमें मैं भी अपनी आहुति देना चाहती हूँ, सेवा देना चाहती हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है शरीर मेरा छोटा है, पहाड़ में उठा नहीं सकती। तो सोचा क्यों ना मैं भी पत्थरों के बीच में बालू भर के जरा जमा दूं। क्या हम गिलहरी भी नहीं बन सकते? सोचने की बात है, क्या हम गिलहरी भी नहीं बन सकते? हम बड़े बड़े प्रयत्न नहीं कर सकते, और हर चीज छोटे से बड़े बनती है। हमने पतंजलि को अपनी आंखों के सामने से और इतने बड़े साम्राज्य तक एक उस भूमिका में देखा है, और उसी को संकल्प मान के, उसी को आदर्श मान के इस कैनोविट को आगे बढ़ाए कि हम गिलहरी जैसा छोटा छोटा प्रयत्न करेंगे। और आज वो एक भागीरथ प्रयास बन गया। आज कितने हजारों बच्चों के लिए उनके घर बैठे निःशुल्क शिक्षा के लिए ये प्रकल्प शुरू किया जा रहा है आज। लेकिन इस सब में हमको गिलहरी की तरह छोटे छोटे अपने प्रयास करने पड़ेंगे। हो सकता है कोई धन से ना मदद कर सके, कोई बात नहीं, एक मेंटल सपोर्ट तो है। हम अपने जीवन में यदि एक एक बच्चे को भी संभाल लें, एक एक बच्चे को, तो ये देश को बदलने में देर नहीं लगेगी। और यदि हम धन से भी मदद नहीं कर सकते, तो क्या हम कंधे पर हाथ धर के ये भी नहीं कह सकते कि तुम चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हारे साथ खड़े, चलो शाबाश मेहनत करो? वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम आर्थिक मदद नहीं कर सकते, तो क्या किसी के साथ ये भी नहीं कह सकते कि श्याम तुम बहुत अच्छा काम करो, शाबाश मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, बोलो कोई काम हो तो बताना। अरे इतने में ही आदमी की जो ऊर्जा है ना वो असीम हो जाती। एक छोटा सा बच्चा है ना, जब दौड़ता है और गिर जाता है तो दो बातें होती हैं। एक, उसको वो उठे और उसके कान पर मारो खींच के कि जब तुझसे दौड़ा नहीं जाता तो दौड़ता क्यों है। और एक जो अक्सर करके हमारी माता हमारे साथ करती थी, अरे चीटी मर गई, चीटी मर गई, चीटी मर गई, शाबाश खड़ा हो जा। अब लंगड़ाते लंगड़ाते दौड़ते थे, 10-20-30 मीटर दौड़ने के बाद लंगड़ाहट भी बंद हो जाती थी। हम ये भी नहीं कर सकते। क्या हम किसी गिरे हुए बच्चे को उठा के ये भी नहीं कह सकते कि शाबाश चिंता मत करो बेटा, ये तो चलता रहता है। तो इस कैनोविट के पीछे का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना सा है कि हम सब यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, अपने अपने स्तर पर जो कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं तो धन से करें, और जरूरी नहीं कि लाखों में मदद करें, हजारों में मदद करें। बूंद बूंद करके घड़ा भरता, गिलहरी बन जाए, ना बने वानर कोई दिक्कत नहीं, ना बने हनुमान कोई दिक्कत नहीं, गिलहरी तो बन ही सकते ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरेगा। और वो भी नहीं कर सकते हैं तो हम मानसिक रूप से और एक जिसे कहते हैं ना नैतिक बल, पीछे खड़े होकर ये कहें कि तो आप आगे बढ़ो। और यदि ये छोटा सा काम हो जाए तो उस देश की तस्वीर बदलने में देर नहीं लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने प्रयास किया कि इस कैनोविट के पीछे का उद्देश्य क्या है, और मैं अपनी बात कहूंगा कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं, जिसके आगे राह नहीं। अब मैं हमारे डायरेक्टर कैनोविट
पंडित श्याम शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और इस पे अपने विचार रखें और आगे बताएं इसके बारे में। जब किनोवेट शुरू किया गया था, जब हम लोगों ने इसके बारे में विचार किया कि एक कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए कि आज अर्थ के रूप में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सिर्फ अर्थ की लालसा में घूम रहे हैं, कुछ ऐसा बनाया जाए कि एजुकेशन एफोर्डेबल हो जाए। आज एक मिडिल क्लास का आदमी हायर एजुकेशन के लिए आईटी नीट जैसी कोचिंग कराने के लिए सोचता है, 5 बार सोचता है कि अगर एक बच्चा है तो हम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, 2 हैं तो सवाल ही नहीं उठता है। यूपीएससी की तैयारी करनी हो तो उसका बजट खराब हो जाता है। किनोवेट के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि एजुकेशन एफोर्डेबल हो जाए। दूसरी, एजुकेटेड तो सब कोई है, लेकिन जो एक प्रोसेस होता है लर्निंग का, कोई भी इंस्टीट्यूशन लर्निंग प्रोसेस नहीं सिखाता, उसको एक सर्टिफिकेट दे देता है, लेकिन पढ़ने के दौरान क्या वाकई वो इंसान कैसे बनेगा, अपने क्षेत्र में जाके वो इंसान कैसे बनेगा, ये 2 चीज़ें कोई भी इंस्टीट्यूशन इस समय सिखाने के मूड में नहीं है। किनोवेट का प्रयास है कि हम बच्चों की करियर काउंसलिंग इस तरीके से करें कि अपने क्षेत्र में जो अचीव करना चाहता है वो अचीव तो करे ही, लेकिन एक देश का सच्चा नागरिक बने, एक अच्छा इंसान बने। उसकी करियर काउंसलिंग इस तरीके से हो कि देश के और समाज के काम आ सके। तो किनोवेट का सिर्फ 2 ही उद्देश्य है, शिक्षा एफोर्डेबल हो और बच्चा संस्कारी बने। साथ में आगे हम लोगों का प्रयास है कि कक्षा 1 से ही बच्चों को संस्कृत सिखाई जाए और साथ में कंप्यूटर कोडिंग की भी क्लासेस चलाई जाएं, जिससे आगे चल के अभी तक हम लोग मंचों में या किताबों में पढ़ते आए हैं कि संस्कृत में कोडिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर हम एक ऐसी जनरेशन तैयार कर लें कि आज के 5 साल बाद लोग इस पे सोचना शुरू करें, तो हम देश का भविष्य बदल सकते हैं। टेक्नोलॉजी अगर भारतवर्ष के हाथ में होगी तो भारतवर्ष के उन्नत से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी भागीरथ प्रयास में हम आप सबके आभारी हैं कि आप सब लोगों ने सहयोग किया, और यहाँ पे बैठे हुए लगभग हर शख्स का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे मॉरल सपोर्ट रहा हो, चाहे आर्थिक सपोर्ट रहा हो। आप सबके सहयोग के बिना आज हम यहाँ तक ना पहुँच पाते। आप सबके प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हम एक भागीरथ प्रयास में सफल हो रहे हैं। और आचार्य बालकृष्ण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके प्रोत्साहन की वजह से ही हम लोगों का मनोबल बढ़ा। आज के 11 महीना पहले हमारी पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन तब से आचार्य जी का संरक्षण आशीर्वाद हम लोगों को लगातार मिलता रहा। और जब भी मैं मिला हूँ, आचार्य जी ने कुछ नई बातें बताई, कुछ नया प्रोत्साहन दिया कि जैसे मनोबल बढ़ता है कि ठीक है हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, कोई छोटी बात नहीं है। तो इसके लिए मैं पुनः साधुवाद देता हूँ आचार्य जी को और सादर प्रणाम। अब मैं पंडित आशु चौबे से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और 2 शब्द बोलें। अक्सर ये देखा गया है कि अभी जो शिक्षा हो गया है ये व्यवसाय हो गया है, और इसको बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि अब व्यवसायिक शिक्षा ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है। अक्सर बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करनी हो या आईआईटी जेईई करना हो या नीट के लिए उनको अक्सर जाना पड़ता है अपने शहर छोड़ करके, और इतना खर्चीला हो चुका है कि एक निर्धन परिवार के सोच से बाहर बन चुका है। तो सबसे बड़ी बात कि किनोवेट कैसे एग्जिस्टेंस में आया, तो यही समझ करके कि जो निर्धन बच्चे हैं, जो सोचते हैं, जिनके अंदर सपना है कि हम कैसे इंजीनियर, डॉक्टर और आपको अच्छे अधिकारी बने, लेकिन अर्थ के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रयास किया गया। इस वर्ष हम लोग 50 यूपीएससी के बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं, जिनके रहने की, खाने की और कोचिंग की सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है और इसमें सबने सहयोग किया है। और इसके बारे में हम लोगों के संरक्षक महोदय बहुत पहले से बोलते आ रहे थे कि ऐसा हम लोगों का विचार है, और धीरे धीरे करके वो सपना साकार हुआ। देखिए, एक घटना का हालांकि मुझे निर्देश दिया गया है 2 शब्द बोलने के लिए ही, लेकिन थोड़ा ज्यादा बोल लूंगा। तो गांधी जी की माता जी के एक बार उनको बुला था, गांधी जी को, जिसका उनकी जिंदगी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। उन्होंने बोला था कि बेटे, तुम अगर किसी की जिंदगी बचा सकते हो या किसी की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हो, तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सफल होगा, वरना ये मनुष्य जीवन सफल नहीं बन पाएगा। और इसका आपको अगर जीता जागता उदाहरण देखना है तो आचार्य बालकृष्ण जी हैं, जिन्होंने
मानव हित में देख लीजिए कि ठीक है, व्यवसाय के साथ साथ मानव हित में हम क्या कर रहे हैं वो बहुत अहम हो जाता है। एजुकेशन के बारे में हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको प्लांट्स को शेप करना है तो कल्टीवेट करना पड़ता है, बट अगर आप बोलें कि मैन को अगर शेप करना है तो उनके लिए क्या है? एजुकेशन। शिक्षा ही है जो आपको एक दिशा देती है, शिक्षा ही हमें उड़ान भरने के लिए पंख देती है। आज यहां पे उपस्थित जितने लोग हैं, किनोविट में सबका अहम योगदान रहा है। आज आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एक पेपर लीजिए और उस पेपर पे लिखिए कि इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद दुनिया आपको किस रूप में याद करेगी। जिस दिन आपने इस प्रश्न का हल ढूंढ लिया, एक अच्छे पत्रकार के तौर पे, एक अच्छे व्यवसायी के तौर पे, एक अच्छे अधिकारी के तौर पे, एक अच्छे राजनेता के तौर पे, आपकी चॉइस है, तमाम फील्ड हैं। आप बस इतना कर लीजिए कि उस पेज पे लिख लीजिए कि मेरे इस धरती को छोड़ने के बाद दुनिया मुझे इस तरीके से याद करेगी। मेरे बात मानिए, वो पेज मानव इतिहास का सबसे खूबसूरत पेज होगा, मानव इतिहास का सबसे खूबसूरत पेज होगा, क्योंकि जिस दिन आप लिख देंगे आप उसके लिए आगे बढ़ने के लिए काम करना शुरू करेंगे एंड वहीं से आपकी जिंदगी में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग बहुत पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ने का एकमात्र साधन एजुकेशन ही है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अपने घर के मुखिया और आदरणीय जुगल किशोर तिवारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमें दो शब्द। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तीनों की आवश्यकता समाज में है, विद्या की, धन की और शक्ति की। अंतर क्या है? दुष्टों के पास तो है, तरह तरह की चालें चल करके आपको, जैसे साइबर अपराध हो रहे हैं, आपको लिंक भेज देंगे, फोन कर देंगे, ये कर देंगे, ऐंठ लेंगे पैसा। और बड़े स्तर पर भी ऐंठा जा रहा है। जिन्होंने विद्याएं अर्जित करके बड़े बड़े पद धारण कर लिए हैं, अब वो यही काम कर रहे हैं। तो विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड करने के लिए, अहंकार दिखाने के लिए, विलासिता में प्रयोग करने के लिए, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए, ये दुष्टों के लक्षण है। ये तीनों चीजें सबको चाहिए, हमको भी चाहिए, साधुओं को भी चाहिए। इनके इस्तेमाल से यह पता चलता है कि व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है। वो राक्षसी प्रवृत्ति का है, दैवी संपत्ति है उसके पास में, या राक्षसी। विद्या का जब आप प्रयोग ज्ञान के लिए करते हैं, धन का प्रयोग दान के लिए करते हैं, जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, ट्रस्ट माने होता है विश्वास। परमात्मा ने भी विश्वास करके हमको हमारी आवश्यकता से अधिक शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, विद्या दी है, जो भी दिया है। जो भी संपत्ति और विभूति हमारे पास है, संपत्ति सब लोग समझते हैं क्या होती है, धन दौलत ही संपत्ति है। और विभूति यह है कि जो आपका प्रभाव है, पद के कारण आपका प्रभाव हो सकता है, आपकी योग्यता के कारण आप प्रभावशील हो सकते हैं, आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, मोटिवेटर हो सकते हैं, कथावाचक हो सकते हैं। ये विभूतियां हैं। ये दोनों का प्रयोग हमें, अगर हम अपने लिए कर रहे हैं, तो परमात्मा ने जो हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, क्योंकि संसार का पिता भी अपने बच्चे को उतने पैसा देता है जेब खर्च का जितनी वो आवश्यकता समझता है। परम पिता फिर इससे ज्यादा कैसे दे देगा? तो उसने ये सोचा है कि ये हमारा बेटा है, हम विश्वास कर रहे हैं श्याम शंकर पर, श्याम सुंदर जी पर विश्वास कर रहे हैं, आशुतोष पर विश्वास कर रहे हैं, बहन रेणु पर कर रहे हैं, या आप सब लोग जमदग्नि जी पर और शर्मा जी पर कर रहे हैं। क्यों? कि ये हमारे अन्य बच्चों का भी ख्याल रखेंगे जो संसार में, चूंकि सभी उसी की संतान है। तो ये जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, परिषद अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रही है। करीब करीब जितने प्रकोष्ठ आप सोच सकते हैं, चिकित्सा से व्यापार, व्यवसाय, सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। लेकिन जैसा कि अभी श्याम जी ने बताया कि बिना तकनीकी ज्ञान के, आज यदि आपको कंप्यूटर नहीं आता, आप जो नई बात कोडिंग की चल रही है, जो इंटेलिजेंस की बात चल रही है, ये सारी चीजें यदि नहीं आती तो आप ऑब्सलीट हैं, आप निरक्षर हैं, अनपढ़ है एक तरह से। तो परिषद ने ये कदम आचार्य जी के आशीर्वाद से उठाया है, और आप सबके सहयोग के साथ में, आप सबका सहयोग, आपकी सामर्थ्य का सहयोग, और इतना नहीं जो आप में है। यदि ये लगता है कि हमारी ड्यूटी है, हमें परमात्मा ने वो संपत्ति और विभूति दी है, तो इसमें आहुति सबकी चाहिए। क्योंकि ये
अपना काम नहीं कर रहे हैं श्याम जी, अपना निजी व्यवसाय नहीं है ये। जैसा भी आशुतोष ने कहा कि 50 बच्चों को ऑप्ट करके हम लोग उनकी प्रतिभा का परीक्षण करके चयन करके इस प्रयास में, ये काम बहुत पहले मुस्लिम समाज कर रहा है जकात फाउंडेशन के नाम से। 50-50 IAS IPS उनके निकल रहे हैं। उसमें एक सज्जन वो भी है जो महाराष्ट्र में CA NRC के दौरान फैसल बोले थे, सरकार के खिलाफ बर्खास्त कर दिए गए, शायद अब उन्हें सेवा में लिया जा रहा है। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा और चिकित्सा मूलभूत चीजें होती हैं जिस पर हम पूरी तरह फेल हैं, असफल हैं। तो इसलिए समाज के जिम्मेदार लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें आगे आकर के इसको सही रूप में सामने लाएं। धन्यवाद। जय जय परशुराम। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि परम पूज्य परम आदरणीय श्री आचार्य बालकृष्ण जी से निवेदन करूंगा कि वो आए। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाभिव पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे मही। पतंजलि के इस पवित्र परिसर में, इस सभागार में मैं आप सब पहले हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग बहुत दूर दूर से, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर पधारे हैं और इस कार्यक्रम की रूपरेखा, संयोजन, स्वरूप जो हमेशा व्यापक रूप से संपादन के लिए लगे रहते हैं, ऐसे आदरणीय श्री जुगल किशोर जी मंच पर शिक्षा, उद्योग और विविध क्षेत्रों में लगे हुए हमारे आदरणीय चौबे जी, और यहाँ पर अभी हम लोगों ने शाम एक हुआ था, जन्मदिन 2 दिन मनाए, यहाँ 2-2 शाम है। तो ऐसे शाम, और इस बार ऐसा संयोग रहा कि हमें भी वृंदावन, मथुरा वहीं वृंदावन में ही था, आदरणीय योगी जी भी वहीं थे, तो हम परसों वहाँ भी एक बड़ा कार्य प्रारंभ करके आए हैं। जितने भी यात्री आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की दृष्टि से श्री जी की रसोई जो है शुरू करके आए हैं। और हमारे जो है ये मनोज, ये बड़ी ऊर्जा के साथ लगे हैं। जुयाल जी भी, क्योंकि पुलिस वाले हैं तो इसलिए शीर्ष में भी हैं, इधर हरिद्वार में भी, हम तो बीच में हैं पुलिस वालों के, तो उधर से लग रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जमद अग्नि जी, ये जमद अग्नि अकेला हरिद्वार को खड़ा करने में बहुत है, पर लगा लो इस आदमी को इतनी सी, मैं देख मुझे अच्छा लगा। और हमारे शर्मा जी और बाकी सभी हमारी बहनें जिस ऊर्जा और चेतना के साथ यहाँ पर आई हैं। और एक नए शर्मा जी को मैं पकड़ करके लाया, आज अभी आए थे मेरे से मिलने के लिए। ये आप हरियाणा से फॉरेस्ट सर्विस में रहे, किस पोस्ट से रिटायर्ड होकर के क्या बने भैया? चीफ कंजर्वेटिव थे, उससे अभी मैंने कहा पंडित वाला काम है, मैंने कहा चलो शर्मा जी ले आया, तो इनको भी पकड़ लो आप लोग। तो अभी गवर्नमेंट में है, कंटिन्यू है, क्या बना दिया अभी, अगला कुछ चल रहा है इनका जो भी है। तो अभी वैसे रिटायर्ड होकर के फिर बिना रिटायर्ड वाले हो गए। तो आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं इस रूप में है। कार्य प्रारंभ तो कहीं से भी करना होता है, कार्य कभी शुरू बड़ा नहीं हुआ करता है, प्रारंभ होने के बाद स्वरूप बड़ा हो जाता है। बस आपको इतना ही समझना है। संकल्प शुभ है, भावना नेक है, तो काम भी बड़ा हो जाएगा। चाहे कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, कोई भी व्यक्ति है, वो छोटा से बड़ा होता है, परंतु कभी कभी आपने देखा होगा बड़ा भी ध्वस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हमें उन मंत्रों को धारण कर लेना चाहिए जो छोटे से बड़ा बनाता है,
उन चीज़ों से बचना चाहिए जो बड़ा होकर के भी समाप्त हो जाता है। बस इन दो बातों को ध्यान रखें तो कभी भी किसी तरह से कहीं न्यूनता नहीं रहेगी। तो ये आप सबके लिए, आप बहुत भावना से आए हैं। मेरे बहुत सारे कार्यक्रम रहते पर मैंने देखा कि श्याम जिस तरह से पीछे लग जाता है वो बहुत खतरनाक ढंग से पीछे लगता है। वो अच्छा है, संगठन के लिए ऐसे आदमी चाहिए जो सबके पल्लू पकड़ करके पीछे लगे रहे, तो बस पीछा छोड़ा ही नहीं। मैंने कहा भाई चलो मैं निकाल लेता हूँ समय, थोड़ा इधर ही करना हो तो इधर से फिर चलो। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। इसके अतिरिक्त जो जैसे आप लोगों ने केनोविट के नाम से शुरू किया ये लर्निंग वाला जो ये प्रोग्राम, संस्कृत और कोडिंग की बात इन्होंने की है। थोड़ा सा प्रयास करें क्योंकि बहुत सारे आप लोग प्रशासनिक सेवाओं में हैं। जैसे उर्दू से अभी एक सब्जेक्ट के रूप में होने की वजह से एक निश्चित समूह ही उसके अंदर आ जाता है। ऐसे संस्कृत से हो जाए, मुझे पता नहीं अभी क्या स्थिति है, ये हमको तय करके संस्कृत के माध्यम से यदि प्रशासनिक सेवाओं का द्वार खुलता है तो उसमें फिर जाने की संभावना, लोग फिर संस्कृत पढ़ेंगे। क्योंकि ना विद्या बाकी तो सब गौण हो गया, अर्थ प्रधान हो गया। तो जहाँ से अर्थ की संभावना होती है वहाँ पर फिर बाकी चीज़ों को आदमी ज़्यादा स्वीकार करता है। तो एक तो वो उस दृष्टि से आप देख लीजिएगा, मेरी बहुत जानकारी में नहीं है। दूसरी बात, सही बात है कि ज़रूरतमंद के लिए हमें सेवा के हिसाब से काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। पर मेरा श्याम जी आपसे ये कहना है कि इतना सुंदर यह प्लेटफॉर्म आपका ई लर्निंग, ये सिस्टम बनना चाहिए कि जो ज़्यादा महंगे महंगे प्लेटफॉर्म छोड़ करके लोग इसकी तरफ लौट करके हम उस पदार्थ का दान करते हैं, क्षमा करिएगा, जो काम की चीज नहीं होती। ऐसा ना हो कि बोले ठीक है ना कर रहे हैं चल तो रहे, नहीं। कितने जुड़ेंगे यह इस पर निर्भर होगा कि आपकी जो इसकी गुणवत्ता है वो किस स्तर का है जो आप बना रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि आप इसको अत्यंत गुणवत्ता युक्त बनाइए। और एक आप सबके लिए खुशखबरी, लॉर्ड मैकॉले ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करी, पूरा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, आप सब जानते हैं उसको। उस ध्वस्त की हुई व्यवस्था को पुनः व्यवस्था को ध्वस्त करके संस्कृति को जागृत करने का काम आजादी के इन 75 वर्षों में भी नहीं हुआ। तो श्रद्धेय स्वामी जी के अथक पुरुषार्थ से बहुत ज्यादा सरकार के साथ निरंतर संपर्क, संवाद, अनुनय, विनय, आग्रह सब कुछ करते करते आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उस स्वीकृति को भी संयोग मानिए, 4 तारीख को हमारा जड़ी बूटी दिवस जन्मदिन टाइप मंगाते हैं, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं एक दिन उसको 3 तारीख को शाम को सूचना है। हमने तो अपने बोर्ड का जन्मदिन भी 4 अगस्त ही मान लिया है। तो पूरे देश के अंदर सारे जो विश्वविद्यालय का जो ये एक वो जो संस्था होती है जहाँ से एनओसी होता है पूरे देश के लिए, वो मिल चुका है। अब अलग अलग स्टेट वाइज हमको, जैसे सीबीएसई बोर्ड है उसी तरह से समकक्षता इस बोर्ड की हो चुकी है। तो अगले साल से हम लोगों को एफिलिएशन जो है देना हम शुरू कर देंगे। तो ये एक बड़ा कार्य था। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि श्याम जी तुम्हारा ये इतना अच्छा भी बने, तो हम तो ऑफिशियली अभी शाम धीरे से करता, अच्छा जी फोटो लगा दो, फोटो मैंने कहा अभी बिल्कुल नहीं, तो मैं तो तेरा बोर्ड का जो है ना इसको स्वीकृत वाला बना दूंगा तुम्हारा, यदि ठीक बनाएगा तो। हाँ, तो उतना बनाओ ना, उतना दम होना चाहिए ना। लोग बैठ करके कहें 10 प्लेटफॉर्म है, ये देखो इनको देखो, इसमें सबसे बेहतरीन ये है। तो इतना होनी चाहिए कि तो जैसे कहते हैं ना कि कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो वो उस तरह से इसको करो।
और दूसरी बात जो छोटी सी बात है कि हमको, ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे सेवा कार्यों में हैं, रिकॉर्डिंग होती है, आजकल बात इधर उधर जाती है, बहुत सधे हुए शब्दों में कही कहानी, वो ठीक है, पर मैं उसको थोड़ा सा आगे सरकाते हुए कहना चाहता हूं, बच्चे आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आरक्षण से नहीं, विद्या बुद्धि के संरक्षण और उसके अभिवृद्धि से बढ़े। तो यह विद्या बुद्धि और सामर्थ्य की अभिवृद्धि का साधन बने, ये इस रूप में आप लोग जुटे हुए हैं। पुनः मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड इस रूप में मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्टों में भी, चाहे वो गणित हो तो वैदिक गणित है, हिस्ट्री है तो वैदिक हिस्ट्री है, यानी कि इतिहास बहुत बड़ा विषय होता है। हम बैठ करके हमारे जिन लोगों की वजह से हम परतंत्र हुए, जो आक्रमणकारी थे, जो षड्यंत्रकारी थे, हम उनके गीत गाते रहते हैं। बच्चों को हमारे पूर्वजों के विषय में कुछ पता ही नहीं है, तो हम अपने पूर्वजों को पढ़ाएंगे। हमारा लक्ष्य दूसरे की निंदा करना नहीं है, तो पर उनका स्तुति गान करना भी नहीं है, ये हमारा काम रहेगा। वो बन चुका है। लगभग इसी तरह के भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को मानने वाले लगभग 5000 शिक्षकों को पूरे देश में से शिक्षाविदों को छांटा गया। उन लोगों ने काम किया, उनमें से लगभग 450 लोग लगातार लगभग 8वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम लगभग तैयार हो गया है। एनसीईआरटी के गाइडलाइन के अंदर ही हमको जाना होता है, उसके अंदर रह करके उन चीज़ों को, यानी कि शिक्षा से संस्कृति, देखिए हम कहते हैं ना शिक्षा से संस्कृति, संस्कृति से संस्कार, हम इसी जो संस्कार और संस्कृति तो शिक्षा के अंतर्निहित तत्व हैं। शिक्षा देते देते उसके अंदर घुट्टी पिला दिया जाए तो बाद में फिर हमको आशा कम करनी पड़ेगी। तो हम उस तरह के कार्य को कर रहे हैं और वह अभियान शुरू हो चुका है। तो यह कार्य, क्योंकि अब आप इतने दूर दूर से इस कार्य के लिए आए हैं, तो ये भी कैंडिडेट मैं मानता हूं कि एक इसका व्यापक रूप पूरे देश और देश के साथ में बाहर के लोगों को भी दिखाई दे। और 50 बच्चों के लिए, जैसा आप लोगों ने कहा कि आप रख करके जो शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, एक अद्भुत प्रयास है। उसके लिए मेरा इतना ही निवेदन है कि हम शुरू में एक लेवल तक जैसे परीक्षा ले करके, क्योंकि हम लोगों ने एक हमारा ट्रस्ट है, हम लोगों ने उस ट्रस्ट के माध्यम से ऐसा शुरू किया था, तो बच्चे बहुत आ गए, हमने बहुत सारे भर लिए। बाद में पता चला कि प्री और उस तक पहुँचते पहुँचते वो पहुँचे भी नहीं पाए। तो एक लेवल तक पहुंचे हुए जो बच्चे हैं उनको उसके आगे, यानी कि ऐसा लग रहा है कि अभी 2 सारी सीढ़ियां चढ़ चुका है, 2-4 सीढ़ियों में हम सपोर्ट लगा देंगे तो पार चला जाएगा। क्योंकि आप सब लोग उस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं, तो वो ध्यान रखें। बस बाकी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं हर तरह से, जहाँ कहीं भी हमारे योग्य कुछ भी होगा आप बताइएगा। तो बस ये निवेदन है, धन्यवाद। आचार्य बालकृष्ण जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में मिस्टर विनीत हैं और पिछले 11 महीनों से लगातार, आज अगर हम इसका रूप देख रहे हैं हमारे मोबाइल में, मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनी हुई है, तो इस बालक का अविश्वसनीय योगदान रहा है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को कम से कम 20 से 30 लोगों की टीम पूरा करती, लेकिन अकेले बालक ने पूरा ऐप और पूरी वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलप की है। तो मैं चाहता हूं कि आचार्य जी उसको अपने हाथ से पुरस्कृत करें।